सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का विषय सामाजिक स्तरीकरण। यह टॉपिक जो है वह बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आज से नहीं, पुरातन समय से ही समाज में असमानताएं व्याप्त रही हैं। बेसिकली जो असमानताएं व्याप्त रही हैं उन्हें हम दो आधार पर बांटते आए हैं। इसमें पहला आधार है व्यक्तिगत आधार जो होता है उसमें ये सारे इसके अंग हैं, जैसे कि रंग के आधार पर व्यक्तियों में अंतर, स्वरूप के आधार पर अंतर, आयु के आधार पर अंतर, लिंग के आधार पर अंतर, लंबाई के आधार पर अंतर। दूसरा है सामाजिक आधार। जब हम लोगों के बीच सामाजिक आधार पर अंतर स्थापित करते हैं उसमें है कारक धर्म, दूसरा जाति, तीसरा वर्ण, संस्कृति, पद, प्रतिष्ठा आदि के आधार पर भी हम व्यक्तियों में सामाजिक आधार पर अंतर स्थापित करते हैं। बात आती है कि हम विभेदीकरण को समझाएंगे कैसे जानेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले सामाजिक स्तरीकरण को जानने से पहले हमें जानना होगा कि सामाजिक विभेदीकरण क्या चीज़ होता है। विभेदीकरण वह है जिसमें हम व्यक्तियों के बीच कुछ मूर्त आधारों पर अंतर स्थापित करते हैं। वह मूर्त आधार क्या हो सकते हैं, जैसे कि वही है मूर्त आधार है, जैसे रंग, आयु। जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति 25 वर्ष का है और एक व्यक्ति 30 वर्ष का है, तो दोनों में जो मूर्त आधार है वो एज फैक्टर है, आयु है। आयु के आधार पे हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों में अंतर स्थापित करते हैं कि यह एक व्यक्ति 25 वर्ष का है और एक व्यक्ति 30 वर्ष का है। लेकिन जब इसी विभेदीकरण में उच्चता और निम्नता के भाव जुड़ जाते हैं तो यही विभेदीकरण जो है वह स्तरीकरण में बदल जाता है। जैसे सामाजिक परिस्थिति, जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति है, उसकी आर्थिक स्थिति बी जो व्यक्ति है उसकी तुलना में बहुत अच्छी है। इस तरह से दोनों के बीच आर्थिकी आधार पे उच्चता और निम्नता का अंतर दिखाई देने लगता है कि एक फला व्यक्ति है जिसकी समाज में आर्थिक स्थिति ऐसी है, उस हिसाब पर वह व्यक्ति समाज में उच्च स्थान को प्राप्त करता है। दूसरा व्यक्ति जिसकी समाज में स्थिति निम्न है वह निम्न स्थान को प्राप्त करता है। इसका मतलब कि जब विभेदीकरण में उच्चता और निम्नता का भाव जुड़ जाता है तो यह प्रक्रिया जो हो जाती है वह स्तरीकरण में बदल जाती है। अब बात करें कि हम समाज शास्त्र में यह कैसे आया, तो सबसे पहले समाज शास्त्र में एक अमेरिकन चिंतक कह सकते हैं उनको, बर्जेल, उनका नाम है बर्जेल, जिन्होंने 1925 में सबसे पहले समाजशास्त्र में सामाजिक स्तरीकरण की बात की और वो मैक्स वेबर से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। मैक्स वेबर ने समाज में जो असमानताएं थी उसको 3 आधार पर बताया। मैक्स वेबर, एक है आर्थिकी, दूसरा है राजनीतिक और तीसरा है सामाजिक। मतलब वेबर का ये कहना था कि आर्थिकी आधार पे अगर समाज में असमानता होती है तो वर्ग का जन्म होता है, क्लास। अगर राजनीतिक आधार पे असमानता आती है समाज में तो दल का निर्माण होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कभी समाज में कोई दल की स्थिति समाज में बहुत ऊंची होती है, कोई पार्टी उसी कंपैरिजन में निम्न स्थिति पर होती है समाज में। उसके साथ ही साथ तीसरी जो बात उन्होंने की सामाजिक, तो सामाजिक आधार पे जो अंतर की उच्चता और निम्नता की बात की उसमें परिस्थिति समूह, स्टेटस ग्रुप की उन्होंने बात की कि स्टेटस ग्रुप के आधार पर भी समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। कोई व्यक्ति समाज में उच्च परिस्थिति को प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति समाज में निम्न परिस्थिति को प्राप्त करता है। तो इस तरह अगर हम बात करें कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है, तो सामाजिक स्तरीकरण उच्चता और निम्नता के आधार पर सामाजिक समूहों का क्षैतिज विभाजन है। मतलब
कि कुछ समूह को जैसे जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे, वर्ग के आधार पे समाज में स्तरीकरण देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें सामाजिक स्तरीकरण के आधार की, तो जो इस पर विचार व्यक्त किए हैं हमारे समाजशास्त्रियों ने, उसके कई फैक्टर उन्होंने बताए हैं, जिसमें पहला फैक्टर है जागीर, स्टेट। प्राचीन समय में जो है समाज में यूरोप की जो व्यवस्था थी, जहाँ से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, स्टेट पाए जाते थे। स्टेट में ग्रुप पाए जाते थे, समूह। जागीर व्यवस्था पाई जाती थी, जिसमें सबसे पहले स्थान को पादरियों को मिलता था। दूसरा स्थान जो था वह सरदार लोग को मिलता था, और तीसरा स्थान जो था वो सामान्य जनमानस थे, सामान्य लोग हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं इसमें भी 3 वर्ग बांट दिए गए। एक हो गया जागीर, जागीरों में पहला हो गया पादरी, दूसरा हो गया सरदार, और तीसरा हो गया सामान्य जन। जो पादरी का काम होता था, ऐसा माना जाता था कि राज्य पादरियों के अधीन हुआ करते थे, वह जैसा करते थे राज्य उनके अनुसार कार्य किया करता था। दूसरे में सरदार वर्ग आता था, जो कि समाज की रक्षा, समाज की देखरेख, अच्छाई बुराई का कार्य करता था। तीसरे में आता था सामान्य जन, जो कि इन सारे समाज के लोगों के लिए अनाज का उत्पादन, सेवा का कार्य करता था। तो अगर सामाजिक स्तरीकरण के आधार की हम बात करें, तो जो पहला है जागीर व्यवस्था, जागीर। तो प्राचीन समय से ही स्तरीकरण की व्यवस्था चली आ रही है। उसके बाद दूसरा आता है दास प्रथा। दास प्रथा में भी क्या था कि दास का भी कैटेगराइजेशन होता था, दास का भी वर्गीकरण था कि दास होंगे, फिर अर्धदास होंगे, उसमें फिर किसान आएंगे। उसी तरह से जाति व्यवस्था आई, उसके पहले वर्ण व्यवस्था आई, जाति व्यवस्था के पहले। तो वर्ण में क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों का उल्लेख है। तो उस आधार पर भी जो है एक स्तरीकरण का भाव आता है कि प्रथम स्थान पर जो वर्ग है ब्राह्मण वर्ग, उसकी स्थिति अन्य 3 वर्ग की अपेक्षा ऊंची है। जो सेकंड में क्षत्रिय वर्ण आता है, उसकी स्थिति नीचे से 2 वर्णों की अपेक्षा ऊंची और ऊपर के 1 वर्ण की अपेक्षा नीची है। तो इस तरह से स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण की व्यवस्था जाति व्यवस्था के आधार पर भी समाज में आई। उसके बाद आता है वर्ग व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था में भी जिसकी आर्थिक स्थिति, जैसे बेसिकली कार्ल मार्क्स ने 2 आधार पर बताया, वर्गों का वर्गीकरण किया। एक पूंजीपति वर्ग होता है और एक शोषित वर्ग होता है, श्रमिक वर्ग होता है। पूंजीपति वर्ग वह होता है जिसके पास उत्पादन के संपूर्ण साधन होते हैं, जिसका उत्पादन के टेक्निक्स पर, टेक्नोलॉजी पर अपना नियंत्रण होता है। दूसरा होता है श्रमिक वर्ग, जो उत्पादन का कार्य करता है, जो उसमें अपने श्रम को बेचता है। इस आधार पर भी समाज में स्तरीकरण देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए हम बात कर लें कि सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण में क्या अंतर है। तो मैंने पहले ही समझाया है, लेकिन कुछ पॉइंट अगर बता दें कि सामाजिक स्तरीकरण होता है वह एक जानबूझकर अपनाई गई एक प्रक्रिया है, लेकिन विभेदीकरण जो होता है वह सेल्फ डेवलप है, स्वयं निर्मित प्रक्रिया है। वह समाज में स्वयं बनाई नहीं गई। कुछ मूर्त आधार होते हैं जिसके आधार पर हम 2 व्यक्तियों के बीच, 2 समूहों के बीच, 2 समुदायों के बीच अंतर स्थापित करते हैं। दूसरी चीज कि सामाजिक स्तरीकरण में उच्चता एवं निम्नता के भाव पाए जाते हैं, जबकि विभेदीकरण में ऐसा नहीं होता है। तीसरी अगर अंतर की बात करें तो सामाजिक स्तरीकरण वैयक्तिक प्रक्रिया है, जिसमें प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष की भावना पाई जाती है। लेकिन जो सामाजिक विभेदीकरण है अवैयक्तिक प्रक्रिया, इसमें प्रतियोगिता, संघर्ष की कोई भावना नहीं पाई जाती। अब हम यहाँ कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के क्या क्या सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रकार्यवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं उसमें टालकट पार्सन्स, विल्बर्ट मूर, डेविस, रेमंड मूरे आते हैं। इन लोग का मानना है कि स्तरीकरण जो है वह समाज के लिए अति आवश्यक है। मतलब कि अगर समाज का डेवलपमेंट होना है तो समाज में स्तरीकरण होना ही चाहिए। और उन्होंने बताया है कि इसमें समाज में कई तरह के पद होते हैं, उच्च पद और निम्न पद होते हैं,
और उसी पद के अनुसार व्यक्ति को वेतन पारितोषिक दिया जाता है। तो जो व्यक्ति अपने मेहनत से योग्यता के बल पर अगर उस पद को प्राप्त करता है, ऊंचे पद को प्राप्त करता है, तो वह समाज में उच्च परिस्थिति होती है उसकी। दूसरा वर्ग जो होता है उसी उच्च परिस्थिति के अनुसार उस व्यक्ति को वेतन भत्ते पारितोषिक सम्मान मिलते हैं। जो व्यक्ति निम्न पद को प्राप्त करता है उसके अनुसार उस व्यक्ति को वह वेतन पैसा सम्मान मिलता है। तो इस आधार पर भी समाज में उन्होंने बताया, प्रकारवादियों ने, कि इस तरह के व्यवस्था के कारण भी समाज में अस्तरीकरण पाया जाता है और यह होना जरूरी है। दूसरा आता है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स की एक बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र। इसमें इन्होंने बताया है कि समाज में बेसिकली दो तरह के वर्ग पाए जाते हैं। एक होता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा होता है श्रमिक वर्ग या शोषित वर्ग, इसको कहा जाता है। पहले अभी हमने बताया है कि पूंजीपति जो होता है जिनका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, वह स्वयं उत्पादन नहीं करते लेकिन जो भी उत्पादन के संसाधन हैं उस पर उनका अधिकार होता है। और दूसरा वर्ग जो होता है वह श्रमिक वर्ग होता है, वह उत्पादन का कार्य करता है, मतलब कि वह श्रम करता है। तो इस आधार पर भी अगर देखा जाए तो समाज में दो वर्ग दिखाई दिए, और जब दो वर्ग दिखाई दिए और उसमें उच्चता और निम्नता के भाव स्पष्ट हो रहे हैं कि अगर पूंजीपति है तो निश्चित रूप से समाज में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति ऊंची है। दूसरा वर्ग जो है श्रमिक वर्ग है, जिसकी समाज में स्थिति अपने आप ही नीचे है क्योंकि वह श्रम का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से इस मार्क्स ने बताने का प्रयास किया कि इस आधार पर भी, आर्थिकी आधार पर भी समाज में अस्तरीकरण दिखाई देता है। तीसरा है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो हैं उन्होंने बताया, उन्होंने 3 फैक्टर बताए। 3P मॉडल, इनके सिद्धांत को, अस्तरीकरण के सिद्धांत को 3P मॉडल बोला जाता है। 3P मॉडल मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति, प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा, पावर मतलब शक्ति। यह 3 चीज के आधार पर उन्होंने बताया है कि समाज में अस्तरीकरण पाया जाता है। मतलब कि जिसके पास संपत्ति अधिक है वह एक वर्ग हो गया समाज में, जिसके पास संपत्ति कम है वह एक निम्न वर्ग हो गया उसकी तुलना में, अधिक संपत्ति वाले की तुलना में। दूसरा हो गया जिसके पास पावर अधिक है। तीसरा हो गया जिसके पास प्रेस्टीज, सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक है। तो यह 3 आधार है जिस आधार पर मैक्स वेबर ने समाज में अस्तरीकरण की बात की है। उसके बाद आता है टॉलकट पार्सन्स। टॉलकट पार्सन्स भी जो हैं एक तरीके से प्रकारवादी समर्थक हैं। इन्होंने वैल्यू की बात की है। उन्होंने बताया है कि समाज में मूल्य होते हैं, वैल्यू होते हैं, उच्च स्तर के मूल्य होते हैं, निम्न स्तर के मूल्य होते हैं। तो जो व्यक्ति समाज के उच्च स्तर के मूल्यों को ग्रहण करता है, उसी मूल्यों के अनुसार अगर वो कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसकी समाज में ऊंची प्रतिष्ठा होती है। दूसरा वर्ग ये भी होता है कि जो समाज के उच्च मूल्यों को ग्रहण न करके समाज के निम्न मूल्यों को ग्रहण करता है, मतलब कि वह विचलित व्यवहार करता है, विचलन की स्थिति में होता है, समाज के मूल्यों के विपरीत जाकर व्यवहार करता है। तो वह वर्ग जो है उसकी स्थिति उच्च मूल्य प्राप्त व्यक्ति की तुलना में निम्न होती है, और उच्च मूल्य प्राप्त व्यक्ति जो उच्च मूल्यों के अनुसार, समाज के उच्च मूल्यों के अनुसार कार्य करता है, उनकी स्थिति ऊंची होती। इस आधार पर भी समाज में अस्तरीकरण दिखाई देता है। एक है, यहाँ छूट गया, थर्स्टेन वेबलेन। थर्स्टेन वेबलेन का, इन्होंने लेजर क्लास की बात की, विलासी वर्ग का सिद्धांत दिया, थियरी ऑफ लेजर क्लास, विलासी वर्ग का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि समाज में कुछ वर्ग ऐसा होता है जो कि आर्थिकी आधार पर उसका समाज में कंट्रोल होता है, मतलब कि उसके पास वह आर्थिक स्थिति से इतना मजबूत होता है कि वह समाज में जो भी चीज़ें आती हैं सबसे पहले उसका उन चीज़ों पर नियंत्रण होता है, अधिकार होता है।
मतलब कि इक्विवेलेंट टू ये कैपिटलिस्ट पूंजीपति के समतुल्य ही होता है। लेकिन पूंजीपति उत्पादन का कार्य कराते हैं, लेकिन ये विलासी वर्ग जो होता है उन उत्पादन से जो चीज़ें आती हैं मार्केट में, वो कोई भी चीज़ें हों, उन पर सबसे पहले अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। और उस आधार पर कि मतलब अगर इस चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरी समाज में प्रतिष्ठा ऊँची है। और दूसरा वर्ग एक ऐसा होता है जिसकी उस तरह की आर्थिक स्थिति नहीं होती है कि उन वस्तुओं का वह उपभोग आसानी से कर सके। इस आधार पर भी समाज में डिफ्रेंशिएशन, अंतर दिखाई देने लगता है उच्चता और निम्नता के आधार पर। तो यहाँ स्तरीकरण की बात आ जाती है। इसी के बाद माइकल यंग की थियरी आती है। माइकल यंग ने जो थियरी दिया है उसमें है थियरी ऑफ मेरिटोक्रेसी, मतलब कि योग्यता तंत्र का सिद्धांत। उन्होंने बताया है कि योग्यता के बल पर जो व्यक्ति जितना योग्य होगा उस आधार पर वह व्यक्ति समाज में ऊंची से ऊंचे पद, ऊंची से ऊंची प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। और जो व्यक्ति कम योग्य होता है उस आधार पर योग्य व्यक्ति की तुलना में अपनी प्रतिष्ठा को, अपने पद को, ऊंचे पद को नहीं प्राप्त कर सकता। इस आधार पर भी समाज में उच्च पद और निम्न पद के आधार पर भी अंतर समाज में दिखाई देता है, जो कि एक स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस आधार पर माइकल यंग ने योग्यता तंत्र का सिद्धांत दिया कि योग्यता के आधार पर समाज में उच्चता और निम्नता के भाव दिखाई देते हैं। तो ये था आज का सामाजिक स्तरीकरण का टॉपिक, जिसमें हमने चर्चा किया कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है। इस तरीके से आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। कल हम पुनः दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।